हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लीजिए। आप नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपकी नोट्स की पूरी जानकारी आप मैसेज करेंगे तो मैसेज पर ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। इसका मतलब है कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग किस सिस्टम का यूज करता है। ऑप्शन है आपका वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड है सिंबल्स, थर्ड है इमेज एंड डायग्राम और फोर्थ है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। तो इसका सही जो जवाब है वो है थर्ड, इमेज एंड डायग्राम। तो आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। तो चलिए देखते हैं, उनकी छोटी सी थ्योरी थी। पूरा हम लोग विस्तार से नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे कि उनकी क्या थ्योरी थी और उन्होंने आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग के बारे में क्या बताया था। तो ब्रूनर ने मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया। पहला यह कि शिशु अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है और दूसरा यह कि शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। तो ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से तीन तरीकों से अभिव्यक्ति करते हैं। पहला है इन एक्टिव मोड, जिसको सक्रियता विधि कहते हैं। दूसरा आपका है आइकॉनिक मोड, दृश्य प्रतिमा विधि भी इसको कहते हैं। और तीसरा है सिम्बियोलिक मोड। तो आइकॉनिक मोड में क्या होता है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य या प्रतिमा बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो ये इनकी छोटी सी थ्योरी थी ब्रूनर के द्वारा। आइकॉनिक मोड क्वेश्चन यही से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 107। वाइल रीडिंग फॉर comprehension we understand that some pairs are example of homograph. Which one of the following is homograph? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम पढ़ने कुछ समझने के लिए पढ़ते हैं तो कुछ पेयर्स आते हैं, मतलब मीनिंग आते हैं, ऐसे पेयर्स आते हैं जो कि एग्जाम्पल में नीचे दिए गए हैं। उनमें से होमोग्राम के कौन से एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन है आपका वार्म और टैपिड, दूसरा है लीड या फिर लीड, तीसरा है लीड या फिर डेड और चौथा है मेल या फिर मेल। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका दूसरा होगा लीड, मतलब मेटल, और दूसरा लीड का मतलब होता है गिव डायरेक्शन। समझते हैं कि ये होमोग्राफ क्या होता है। तो होमोग्राफ आर वर्ड that have the same spelling but different meaning whether they are pronounced the same or not। तो होमोग्राफ क्या होता है, वह वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। और उनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो आपका सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट रहेगा। जैसे कि बियर, बियर का मतलब कैरी भी हो सकता है और सपोर्ट भी होता है, लेकिन सेम बियर का मतलब एनिमल वाला बियर भी होता है। लीड का मतलब कंडक्ट भी होता है और लीड का मतलब मैटर भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साथ साथ में आप जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और लास्ट में ये जरूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अ साइट वर्ड इज अ वेकेबुलरी आइटम, यानी कि साइट वर्ड किस प्रकार का वेकेबुलरी है। ऑप्शन है दैट नीड प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट, तीसरा है दैट द रीडर रिकॉग्नाइज एंड फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, और चौथा ऑप्शन है आपका दैट हेल्प इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर स्टाइल। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सही जवाब है आप इसका तीसरा,
that the reader recognize and find meaningful on sight without a complicated analysis। मीन्स कि जो रीडर है वो वर्ड को देखते ही पहचान जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, और उसको पहचानने में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है, कोई ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं देना होता है, एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। वो होता है साइड वर्ड वेकेबुलरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सजेस्ट किया जाता है? ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, इंडक्टिव मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही जवाब है तीसरा, इंडक्टिव मेथड। तो चारों मेथड के बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ टेक्स्ट बुक मेथड क्या होता है, यानी कि बुक से जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं, जो बुक में दिया रहता है ग्रामर वो पढ़ा रहे हैं। ट्रांसलेशन मेथड यानी कि अनुवाद कर कर पढ़ा रहे हैं। अब आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद आपको रूल बताया जाता है। जैसे कि नाउन आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल बताते हैं कि राम या फिर कोई वस्तु कर लेते हैं, सिटी का नेम बताते हैं और उसके बाद बताते हैं नाउन की डेफिनेशन। और डिडक्टिव मेथड में ठीक इसके उल्टे होता है, पहले रूल बताया जाता है इसमें और उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये होता है डिडक्टिव मेथड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लावर एंड हेयर्स रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग। तो विच ऑप्शन विल बी राइट, प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा फोर्थ, राइटिंग। तो फ्लावर और हेयर्स जो थे वो राइटिंग मॉडल को दिए थे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है एंड, सेकंड ऑप्शन है चैंपियन, थर्ड ऑप्शन है हैंडसम, फोर्थ ऑप्शन है सीजिंग। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ए एंड। तो फंक्शन वर्ड क्या होता है? डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी वर्ड जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको बोला जाता है फंक्शन वर्ड। तो एंड आपका जो आता है वो कंजक्शन के अंदर आता है, तो वो भी क्या है, फंक्शन वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन है आपका पहला गेस, दूसरा ऑप्शन है इवेल्युएशन, थर्ड है क्रिटिकल इवेल्युएशन या फोर्थ असेसमेंट। तो रिव्यू का मतलब होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से इसका सही आंसर लिखेंगे। इसका सही आंसर है क्रिटिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड, यानी कंटेंट वर्ड को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फंक्शनल, दूसरा ऑप्शन है ग्रामेटिकल वर्ड, तीसरा है लेक्सिकल वर्ड और चौथा है इम्पिटी वर्ड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आप लिखेंगे। तो इसका सही जवाब है लेक्सिकल वर्ड। कंटेंट वर्ड को लेक्सिकल वर्ड भी बोला जाता है। तो ये कैसे वर्ड होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सभी वर्ड, इसके अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनको लेक्सिकल वर्ड या फिर कंटेंट वर्ड बोले जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लोज मीन्स, यानी क्लोज मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है फिनिशिंग होता है, दूसरा ऑप्शन है मिसिंग पार्ट होता है, या फिर तीसरा क्लोज होता है, या फिर चौथा असेसिंग होता है। तो क्लोज का जो सही मीनिंग होगा वो होगा मिसिंग पार्ट, यानी दूसरा ऑप्शन विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग की लास्ट स्टेज कौन सी होती है? तो ऑप्शन है कंट्रोल राइटिंग, सेकंड ऑप्शन है गाइडेड राइटिंग, थर्ड है फ्री राइटिंग या फोर्थ है एडवांस राइटिंग। तो जल्दी से इसका आप ऑप्शन बताएंगे, सही ऑप्शन बताएंगे कौन सा होगा।
तो इसका जो सही आपका आंसर है वो है एडवांस राइटिंग। अगला क्वेश्चन है 116, द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज। अल्फाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, उसके बाद सेंटेंस, या फिर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस मिलकर आपको पैराग्राफ बनता है, या फिर लेटर, वर्ड और सेंटेंस फिर पैराग्राफ आपका आता है, या फिर फोर्थ लेटर, वर्ड या फिर फ्रेज फिर पैराग्राफ आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फर्स्ट लेटर्स, फिर आपके वर्ड, फिर फ्रेजेस, फिर आपके सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यू आस्क व्हाट हैव माय गवर्नमेंट डन फॉर यू। आई कैन आंसर इन 2 words अ लॉट। द क्वेश्चन पुट अप हियर इज। इसमें कहा जा रहा है कि तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और मैं इसका आंसर 2 वर्ड में दूंगा, वो होगा अलॉट। इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है? ऑप्शन कहा रहा है कि रिटोरिकल ऑप्शन है, या फिर स्टाइलाइज है, या फिर प्रॉम्प्ट है, या फिर एक्सप्लेनेटरी है। इसका जो सही जवाब होगा 117 का सही जवाब है 1, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है रिटोरिकल। तो रिटोरिकल क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जनरली जो हम पूछते हैं वो जवाब पाने के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसका जवाब देगा और हमको जो जानना है वो हम जान पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सवाल हम लोग पूछते हैं जिसका हम लोग जवाब नहीं चाहते हैं, और वो सवाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग किसी मेन पॉइंट पर, किसी खास बात पर ध्यान दे सके, आकर्षित कर अट्रैक्टिव कर सके लोगों को। यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन व्हाट हैव, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैज माय गवर्नमेंट डन फॉर यू, यानी कि मेरी गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो एक तरफ से इसका जवाब नहीं चाहिए, बल्कि अ, वो एक तरफ से आकर्षित करना चाहते हैं, एक टॉपिक पे बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, जिसका जवाब में अगला वाला दे रहा है कि बहुत कुछ किया है। तो जैसे जनरली आप कहते हैं कि आजकल की सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो आप क्या कर रही है ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, लेकिन आप क्वेश्चन को ऐसे बता रहे हैं कि आजकल की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टाइप का आप जब पूछते हैं और जब आप उसका जवाब नहीं चाहते, किसी टॉपिक पर, किसी पॉइंट पर आप इम्फेसिस देना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तब इसको बोला जाता है रिटोरिकल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी इंडिया में किस प्रकार की भाषा है? तो ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरा है फॉरेन लैंग्वेज है, तीसरा है फर्स्ट लैंग्वेज है, तीसरा है ग्लोबल लैंग्वेज है। तो चलिए इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो सही जवाब होगा पहला, इंग्लिश जो है इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है रीड द एक्सचेंज। टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। इसके जवाब में स्टूडेंट कह रहा है यस यस या, टीचर बोल रही है यस मैम प्लीज, यानी बच्चों को वो बोल रही है कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। हियर द टीचर, तो यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? तो ऑप्शन है रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, दूसरा ऑप्शन है मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, तीसरा है कंफर्म द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, चौथा है ऑफर एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। तो टीचर क्या कर रही, बच्चों को सुधार कर आप पोलाइटनेस ला रही है उसके सेंटेंस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका मतलब कि इसमें से कौन सा
ऑप्शन है जो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में मदद करेगी विदाउट प्रिंटेड टेस्ट के। तो पहला आपका ऑप्शन है नेचुरल अप्रोच से आप सीख सकते हैं, लैंग्वेज इमर्जन से सीख सकते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीख सकते हैं, या फिर सिचुएशनल मेथड से सीख सकते हैं। तो सभी लोग इसका सही जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेकेंड, लैंग्वेज इमर्जन। तो लैंग्वेज इमर्जन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो जब भी हम कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, हम उसका यूज कर कर हम जब हम दूसरा कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको बोला जाता है लैंग्वेज इमर्जन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। अगर किसी भाषा में हम मीनिंग का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सिंटेक्स, दूसरा है सिमेंटिक, तीसरा है मॉर्फोलॉजी और चौथा है लिंग्विस्टिक। तो सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, इसको सिमेंटिक के नाम से जाना जाता है। तो जब भी हम लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी करते हैं तो उसको सिमेंटिक बोला जाता है। सिंटेक्स किसको बोला जाता है? ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को सिंटेक्स बोला जाता है। जैसे कि इंग्लिश में आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, इसको सिंटेक्स बोलेंगे। उसी प्रकार मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जब हम लोग वर्ड का स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। और लिंग्विस्टिक क्या होता है? जब साइंटिफिक रूप से भाषा का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लोग लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीचर टेल अ स्टोरी अबाउट एनिमल, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ एनिमल इट इज। जब भी एक टीचर ने बच्चों को एनिमल की स्टोरी सुनाई, अब उसके बाद जब भी बच्चे एनिमल का नाम सुनते हैं तो उसकी आवाज़ निकालने लगते हैं, तो ये किस प्रकार का रिस्पॉन्स है? तो पहला कह रहा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, दूसरा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, तीसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन है, चौथा है रीडिंग अप्रोच है। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका जो सही जवाब होगा ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, यानी कि बच्चे जब भी एनिमल का नाम सुन रहे हैं तो फिजिकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनके आवाज़ के रूप में। अगला क्वेश्चन है एनी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज और डिवाइसेज यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक लैंग्वेज क्लासरूम में बहुत सारी एक्सरसाइजेज, एक्टिविटी या फिर डिवाइस का यूज किया जा रहा है ताकि लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सके। तो ये कौन सा मेथड है, ये क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेथड है, कि टेक्निक है, थर्ड कह रहा है सिलेबस है, या फिर अप्रोच है। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या है? ये टेक्निक है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज यूज किया जा रहा है, डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है, एक्टिविटी, ये सब क्या है? टीचिंग टेक्निक्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। एक टेस्ट जो लैंग्वेज कोर्स के लास्ट में लिया जाता है ताकि रेमेडियल टीचिंग हो सके, तो इसको क्या कहेंगे? ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्लेसमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, या फिर मेमोरी टेस्ट है? तो वो टेस्ट जो कोर्स के लास्ट में किया जाता है रिमेडियल के लिए, तो उसको कहा जाता है आपका पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग क्या होता है? तो जब भी आप कुछ भी पढ़ाते हैं तो बच्चा कितना सीखा है, उसने किस चीज़ों को नहीं सीख पाया है, उसके अंदर कौन सी कमजोरी है, इसके लिए आप लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
जब आप डायग्नोस्टिक कर लेते हैं, यानी पता लगा लेते हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं, तो उसको सही करने के लिए जो टीचिंग कराई जाती है उसको रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाई। इसका मतलब है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जब भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी कंट्रोल मैनर में करा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा और वो कैसे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है करेक्टिंग वर्ड सेंटेंस प्रोड्यूस बाय लर्नर, दूसरा है गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज, तीसरा है राइटिंग पैराग्राफ एंड ऐसे, और चौथा है एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही जवाब है गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, यानी कि जब भी आप ग्रामेटिकल प्रैक्टिस करा रहे हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज कराएंगे ताकि बच्चा ग्रामर को सही से सीख पाए। अगला क्वेश्चन है, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क एंड हाउल एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका मतलब है कि एक डॉग है, वो बैकयार्ड में यानी कि आंगन में एक बिल्ली पर भौंक रहा है, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है। पहला कह रहा है सिंपल सेंटेंस है, दूसरा ऑप्शन है सेगमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेंटेंस फ्रेगमेंट है, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो चलिए इसका सही जवाब लिखिए। तो इसका सही जवाब जो होगा, ये जो है सिंपल सेंटेंस है। जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। नीचे दिए गए मेथड में से कौन सा टीचिंग मेथड है जो इंटरचेंजेबली नहीं, यानी एक दूसरे के साथ चेंज नहीं किया जा सकते। तो ऑप्शन कह रहा है आपका रेफरेंस मेथड है, इंसिडेंटल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, या फिर कोरिलेटेड मेथड है। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा डायरेक्ट मेथड, थर्ड ऑप्शन आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 143 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन है आपका ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मींट फॉर असेसमेंट, सेकेंड है असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाई होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन थ्री है फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्ट ओनली आफ्टर टीचिंग अ लैंग्वेज, फोर्थ है वाइल फॉर्मेटिव टास्क आर मींट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू। तो चलिए इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो 143 का सही जवाब है फोर, आपका सही जवाब है वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क meant for improving teaching learning some are used for assessment too। यानी कि जो भी फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, वो टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, और कुछ फॉर्मेटिव टास्क जो है वो असेसमेंट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 144, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम। मदर टंग इन्फ्लुएंस जो है वो क्लासरूम में कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन है यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, थर्ड गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टारगेट लैंग्वेज, फोर्थ है गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो चलिए इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा फोर, गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल और ग्रेडेड मैनर। यानी कि टारगेट लैंग्वेज का मतलब जो आप सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं स्कूल में, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं स्कूल में, जो भी बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो टारगेट लैंग्वेज में ही करिए, यानी सेकेंड लैंग्वेज में करिए, लेकिन वो कैसा हो, सिंपल आपका हो और एक ग्रेडेड मैनर हो, यानी कि एक श्रेणीबद्ध तरीके से आप चीज़ों को यूज करें। ये नहीं कि आप मतलब जहाँ पर ज़रूरत है आप फर्स्ट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इनपुट आप टारगेट लैंग्वेज में ही यूज करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराउजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर।
इनमें से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस है जो नीचे दिया गया है, जब हम अपने लैंग्वेज से किसी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं तो एरर आता है, तो वो कौन सा सेंटेंस है? तो इसमें चार ऑप्शन है। द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन, दूसरा है द स्टूडेंट आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, तीसरा है माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, और फोर है आर यू गोइंग बाय द ट्रेन। चलिए इसका सही जवाब लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है, स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, ये आपका एरर है, क्योंकि देयर एग्जामिनेशन नहीं होगा, द स्टूडेंट आर गिविंग एग्जामिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाई, रीडिंग स्किल कैसे डेवलप किया जा सकता है? ऑप्शन है राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, तीसरा है डूइंग वेकेबलरी एक्सरसाइजेज, चौथा है डूइंग क्यूज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स। तो चलिए इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जो जवाब होगा फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, यानी कि आप रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, आप वर्ड पर फोकस करेंगे, और वो वर्ड आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, उसमें जो वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड है, आप उस पर फोकस कर आप रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के इम्प्लीमेंट कौन हो सकता है? इम्प्लीमेंटर का मतलब होता है वो काम, अगर कोई काम है जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई औजार हो गया या फिर कोई साधन हो गया जिससे हम कोई काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन का इम्प्लीमेंटर कौन हो सकता है? ऑप्शन है टीचर हो सकता है, दूसरा है एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, तीसरा है स्टूडेंट हो सकता है, चौथा है करिकुलम हो सकता है। तो चलिए इसका सही जवाब लिखिए। इसका सही जवाब होगा टीचर जो है इम्प्लीमेंटर है एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, द लिसनिंग स्टिमुलस, लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है? तो ऑप्शन में कह रहा है प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु गेदर अगेन टू शेयर इट, दूसरा ऑप्शन है इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, तीसरा इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क, और चौथा है प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शन। तो चलिए इसका सही जवाब आप लिखेंगे कि लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। इसका जो सही जवाब है वो है फोर, प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शन। लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब होता है कि हम ऐसे इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी को प्रेजेंट करें जैसे कि डायरेक्शन देना, यानी कि मान लीजिए कि लिसनिंग प्रॉब्लम आपकी आ रही है, आप सही से लिसनिंग आपकी सही नहीं है, तो हम लोग एक सही डायरेक्शन दें, सही चीज़ें कराएं, सही एक्टिविटी कराएं, ताकि लिसनिंग स्टिमुलस हमारा सही हो पाए। अगला क्वेश्चन है 149, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज टॉट a topic in the class and no student asks question in her class then maybe, तो एक लैंग्वेज, इसका मतलब है कि एक लैंग्वेज क्लासरूम में मान लीजिए कि लैंग्वेज टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्लास में, तब इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन, शी हैज बीन एन एक्सेलेंट टीचर, तीसरा ऑप्शन है whatever was taught was beyond the comprehension of student, और फोर है all the student are at high level of learning। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, whatever was taught was beyond the comprehension of students, यानी कि अगर कोई लैंग्वेज क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका सही जवाब है थर्ड। 150 आपका क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चर वॉज, द स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है न्यूफील्ड, दूसरा है चैंपमैन, तीसरा है
चॉम्स्की और चौथा है फ्राइज। तो इसका जो सही जवाब है 150 का, ये है आपका 4th नंबर, फ्राइज। तो आज हमने 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन किया और ये आपका क्वेश्चन था इंग्लिश का, और ये प्रीवियस ईयर पेपर था आपका दिसंबर 2018 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सीटेट का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सीटेट एग्जामिनेशन में अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो अगर आप अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो आप नोट्स को पढ़िए, और ये मेरी गारंटी रहेगी कि आप नोट्स को पढ़ने के बाद और मेरे वीडियो देखने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन करने के बाद आप सीटेट को आसानी से पास कर पाएंगे। और नोट्स के बारे में बाकी जानकारी आप मैसेज करेंगे तो उस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के रिवीजन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।